गुजरात के महिसागर में कार से टक्कर के बाद एक बाइक सवार को कई किलोमीटर तक घसीटे जाने का डरा देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगाया गया कि टक्कर मारने वाला कार सवार नशे की हालत में था। टक्कर के बाद बाइक उसकी कार के बोनट में फंस गई और बाइक सवार भी कार के बोनट पर ही अटक गया। लेकिन हादसे के बाद कार चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी। कार के बोनट में फंसी बाइक घिसटती रही। घायल हालत में बाइक सवार भी उस पर फंसा रहा। कार सवार बेपरवाह तरीके से हाईवे पर पूरी रफ्तार से कार भगाता रहा। इस दौरान हाईवे से जा रही दूसरी कार में बैठे कुछ लोगों ने उस कार चालक को रोकने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लगा जैसे उस कार चालक पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा। रुकने के बजाय वो लगातार अपनी कार दौड़ाता रहा और हाईवे पर कोहराम मचाता रहा। कार चालक और बाइक सवार की टक्कर मोडासा से लूनावाड़ा जाने वाले नेशनल हाईवे 48 पर हुई। टक्कर के बाद करीब 5 किलोमीटर तक बाइक सवार को घसीटा गया। इस दौरान जिसने भी उसे देखा उसका कलेजा कांप गया। लेकिन उस कार चालक को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। करीब 5 किलोमीटर घसीटने के बाद पूरी रफ्तार से भागती कार के बोनट में फंसा वो बाइक सवार छिटककर गिर गया। पूरी घटना को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे दूसरी कार में बैठे लोगों की चीख निकल गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उस कार चालक ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। हालांकि हाईवे पर उसका पीछा कर रहे कार सवार ने कुछ दूर जाने के बाद उसे रुकवा लिया। रोके जाने के बाद टक्कर मारने वाली कार में 2 लोग बैठे मिले और दोनों बुरी तरह नशे में चूर नजर आए। कार को हाईवे पर रोकने वालों ने पुलिस को हादसे के बारे में सूचना दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर कार से मनीष पटेल और मेहुल पटेल नाम के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान कार से शराब की एक बोतल भी बरामद की और बताया कि नशे की हालत में कार चला रहे मनीष पटेल ने बाइक सवार को टक्कर मारी और खुद को बचाने के लिए वहां से अपनी कार भगानी शुरू कर दी। यानी शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में कार सवार मनीष पटेल ने शराब के नशे में न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया बल्कि एक बाइक सवार को टक्कर मारकर उनकी जान ले ली, क्योंकि टक्कर के बाद घसीटे जाने से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस वालों ने जान जोखिम में डालकर कार को रुकवाने और आरोपियों को पकड़वाने के लिए दूसरी कार में सवार लोगों के साहस की तारीफ की। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़की पर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगाकर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की उस लड़की को पकड़कर उसकी पिटाई करने के बाद उसके घर के सामने नारेबाजी भी की। हिंदूवादी संगठनों के मुताबिक उस लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सनातन धर्म को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी और इस पर कुछ हिंदूवादी संगठन भड़क गए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की उस नाबालिग लड़की को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद उन्होंने उसके घर के सामने नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। प्रदर्शन करने वालों में हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन के भी कई कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी को लेकर चेतावनी तक दे दी। कोई भी कुछ भी ऐसे ही बोलने लगता है, उसकी बुद्धि ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। बाद में उन्होंने उस लड़की को अपने साथ लेकर जुलूस भी निकाला। लेकिन सड़क पर इस तरह हंगामा करने पर पुलिस उन लोगों पर सख्त हो गई। इससे पहले पुलिस ने योगी आदित्यनाथ और सनातन धर्म को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी के मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने मामले को लेकर कई घंटे तक प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस बीच सड़क पर मारपीट और हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। वीडियो में दिखने वाले जो है सदस्य की पहचान करते हुए अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक चूंकि विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप नाबालिग पर लगाया गया, इसलिए उसके परिवार वालों को नोटिस भेजा गया। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूटर पार्क करने वाले झगड़े में लड़की से मारपीट करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों पर लड़की के घर में घुसकर गाली गलौज करने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के अलावा पुलिस इस मामले में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश में भी जुट गई, क्योंकि पीड़ित लड़की ने एल्डेको सिटी नाम की उस हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष रमन सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मणियाव थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने रामजन्म यादव, संदीप गुप्ता और शिवांशु गुप्ता नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित लड़की ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और सख्त सजा दिए जाने की गुहार लगाई। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग है सर, सीएम सर से और पुलिस से भी सर। हम उम्मीद अभी हारे नहीं है सर। पीड़ित लड़की के भाई ने इस मामले में पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए। वो दावा किया कि पुलिस वालों ने तो पहले उनकी शिकायत ही नहीं दर्ज की, जबकि वो लगातार मणियाव थाने के चक्कर लगाते रहे। पीड़ित लड़की के भाई शिवम ने दावा किया कि मणियाव थाने की पुलिस ने पैसे लेकर मामले में समझौता करने का दबाव बनाया।
शिवम के मुताबिक 23 अक्टूबर को आरोपियों ने उनकी बहन और उनके साथ मारपीट की थी और वो उसके बाद से ही थाने के चक्कर लगा रहे थे और उनका कहना है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो दूर, शिकायत तक नहीं ली गई थी। शिवम के मुताबिक मामला मीडिया में सामने आने के बाद दबाव में केस तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस वाले उन पर समझौते का दबाव बनाते रहे। भूपेंद्र सिंह और जो थाना प्रभारी हैं शिवानंद मिश्रा, उनके द्वारा हम ही लोग के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि सेटलमेंट कर लो। शिवम ने दावा किया कि पुलिस वालों ने इस मामले में समझौते के लिए पैसे दिलवाने तक का ऑफर दिया। वो लोग कह रहे थे कि मोबाइल का पैसा ले लो और बाकी कुछ रुपए ले लो और जो भी हुआ है उसको खत्म करो। इस मामले में एल्डेको सिटी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने शिवम और उनकी बहन पर भी आरोप लगाए और दावा किया कि दोनों का व्यवहार ठीक नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के मुताबिक शालू पहले भी कई बार सुरक्षा गार्ड और दूसरे लोगों से उलझ चुकी हैं। उसी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि करीब 1 महीने पहले भी सीसीटीवी कैमरा तोड़ने को लेकर शालू के साथ कुछ लोगों का झगड़ा हो गया था और मामला थाने तक पहुंच गया था। अरे 1 महीना हो गया, इसके कंप्लेंट भी की गई थी थाने में, कैमरा तोड़ने वाली। घर में घुसकर हुई मारपीट के बाद मामला सुर्खियों में आया तो कुछ लोग सामने आए। उन्होंने 23 अक्टूबर वाली घटना का जिक्र करते हुए बताया कि शालू और उनके भाई शिवम का व्यवहार वहां रह रहे लोगों के साथ ठीक नहीं था। तो लड़की यहीं पे बैठी थी सामने मेज पे, वो आई गाली गलौज देने लगी और एक तो उसके जवान पे तो गाली केवल है। और ऐसे आपने गाली देते हुए पहले भी देखा है? जी देखा है। 23 अक्टूबर को झगड़े की शुरुआत स्कूटर की पार्किंग को लेकर ही हुई थी। इधर बिहार के मोतिहारी में बीजेपी की प्रचार गाड़ी पर हमले से अफरा तफरी मच गई। बिहार के मोतिहारी में बीजेपी की प्रचार गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बीजेपी की प्रचार गाड़ी पर हमला कल्याणपुर विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान हुआ। गाड़ी पर लगे बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए और ड्राइवर से धक्का मुक्की की गई। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर हमला बोला। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के बक्सर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान एक जनसभा में उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए बिहार में विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक सरकारी एम्बुलेंस के कर्मचारी पर आरोप लगा कि उन्होंने एक गर्भवती महिला को सड़क पर ही उतार दिया। इसके बाद महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। महिला ने पति के मुताबिक अस्पताल के आसपास कुछ दूरी पर कीचड़ था और इसीलिए एम्बुलेंस के कर्मचारी ने उन्हें वहीं उतार दिया। वो महिला सड़क पर लेटी नजर आई। उनके आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। दावा किया गया कि उन लोगों ने कीचड़ में ही महिला की डिलीवरी करवाई। एम्बुलेंस रोड पे छोड़ के चली गई मरीज को। एम्बुलेंस नीचे नहीं लाई, बोले कीचड़ है यहाँ पे। उनके पति के मुताबिक रात के वक्त अचानक उनकी पत्नी को दर्द हुआ। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन अस्पताल से कुछ दूरी पर कीचड़ जमा हुआ था। ऐसे में एम्बुलेंस के कर्मचारी ने अस्पताल तक जाने से इनकार कर दिया और उन्हें रास्ते में ही उतार दिया। उधर मध्य प्रदेश बालाघाट में सरकारी एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों पर मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, मरीज के घर वालों ने दावा किया कि अस्पताल पहुंचने में हुई देरी की वजह से रास्ते में ही 20 साल की गायत्री की मौत हो गई। गायत्री के घर वालों के मुताबिक एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने रिश्वत के लिए बीच रास्ते में ही गाड़ी रोक दी थी और उनसे अस्पताल पहुंचाने के लिए 700 रुपए की मांग की थी। बोले प्राइवेट वाले 3000 4000 लेते हैं, तुम लोग 700-800 में दे सकते। गायत्री के घर वालों के मुताबिक उन्होंने एम्बुलेंस कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचने के बाद पूरे पैसे दे देने का भरोसा दिया, लेकिन उनके मुताबिक तब भी एम्बुलेंस नहीं चलाई गई। बोली कि देंगे भैया, हम बालाघाट हमको पहुंचा दो, हॉस्पिटल चले जाएंगे, उसके बाद आपको पैसा दे देंगे। तो विश्वास नहीं है कहे। अच्छा। हाँ, विश्वास हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते कहे। गायत्री के घर वालों ने बताया कि 600 रुपए लेने के बाद ही उन्होंने एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और मलेरिया से पीड़ित गायत्री उइके की रास्ते में ही मौत हो गई। गायत्री की मौत के बाद उनके घर वालों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने एम्बुलेंस कर्मचारियों की लापरवाही से गायत्री की जान जाने का आरोप लगाया। मामला बालाघाट के डीएम और एसपी तक पहुंच गया और अफसरों ने तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए। प्रशासन के आदेश पर एम्बुलेंस के ड्राइवर और उस पर तैनात स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी पर केस दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं, एसपी के आदेश पर दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। बालाघाट के एसपी ने भरोसा दिया कि मामले में बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी इसको एक्सटॉर्शन के रूप में लेना चाहेगा तो हम लोग उसको किसी को छोड़ेंगे नहीं और सबको जेल जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन सेवा 108 के लिए एम्बुलेंस मुहैया करवाने वाली प्राइवेट कंपनी जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दे दिया।
सौभाग्य की एक बात यह कि सरकारी एम्बुलेंस वाले पैसे तो ऐसे खुलकर मांगने लग गए हैं कि मरीज की जान चली जाए तो चली जाए। बालाघाट में जान चली गई। आरोप है कि एम्बुलेंस वाले कहने लगे कि पहले 700 रुपए दो तब ले जाएंगे। कहने लगे प्राइवेट में 3-4 हजार रुपए लगते हैं, आप 700 नहीं दे सकते। ये तेवर हो गए हैं एम्बुलेंस वालों के। मरीज के परिवार वालों ने 600 कहीं से जुगाड़ कर दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जान चली गई। मतलब 2 पैसे की शर्म नहीं इन बेगैरत सरकारी एम्बुलेंस वालों को। आरोप है कि जान ले ली। एम्बुलेंस का ठेका उठाने वाली कंपनी पर एक्शन तो हो गया, लेकिन यह तो सबको दिख ही रहा है कि इन्होंने धंधा बना लिया है सरकारी एम्बुलेंस को। क्या अधिकारियों को पता नहीं चलता कि ऐसे पैसे मांगते हैं ये लोग? ये तो यहां पर मरीज की मौत हो गई तो हल्ला हो गया, लेकिन ये अगर सच है तो ये तो रोज की बात होगी ना। हत्या नहीं है तो ये और क्या है? पब्लिक के पैसे से एम्बुलेंस चल रही है और ये अलग से अपने पैसे भी लेते हैं। तो जो अधिकारी इन लोगों को एम्बुलेंस चलाने का काम देते हैं उनकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? 100 बात की एक बात। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो। नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर राहुल गांधी की भाषा पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान पीएम पर टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बेगूसराय में पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने जनसभा के दौरान नीतीश कुमार सरकार की तारीफ की और तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर निशाना साधा। लालू राबड़ी का जंगल राज नए नाम से कपड़े बदलकर बिहार की चौखट पर खड़ा। पटना के मनेर इलाके में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने आरोप लगाया कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उसकी प्रचार गाड़ी पर हमला किया। दावा किया गया कि उन लोगों ने पहले गाड़ी पर लगे बैनर फाड़े और फिर उसमें बैठे लोगों से बदसलूकी की। कुछ अराजक तत्व हमारी गाड़ी को रोके उसका बैनर फाड़ दिए। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि उस प्राइवेट बस की बैटरी चार्ज हो रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने से बस में भीषण आग लग गई। इससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और वो बस में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान आग की लपटें बस के चारों ओर फैल गईं। वहां मौजूद लोगों ने घबराकर पानी डालना शुरू कर दिया। बस के कई फीट ऊपर तक धुएं की चादर बिछ गई। इस बीच कुछ लोगों ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाना शुरू किया। डरा देने वाली घटना खरगोन जिले के सनावद रोड पर पुलिस लाइंस के पास हुई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ तब बस में कोई यात्री नहीं था। खबर मिलने पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई और थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। उधर बिहार में गोपालगंज जिले के प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया। वहां सदर अस्पताल में मरीजों से इलाज के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगे। दावा तो यहां तक किया गया कि रिश्वत न देने पर 15 से 20 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती ही नहीं किया गया। जबकि कुछ मरीजों के परिजनों ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद बख्शीश के लिए भी उन पर दबाव बनाया गया। और आरोप लगा कि पैसे न देने पर इलाज में लापरवाही की गई। दंग कर देने वाला मामला गोपालगंज के सदर अस्पताल का रहा। वहां अपनी एक गर्भवती रिश्तेदार को लेकर पहुंचे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिनारायण सिंह ने भी अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। तो यहाँ लोग 1000 रुपया डिमांड कर रहे थे, उसके बाद जो है हम लोग हाथ लगाएंगे। इस बात पर भड़के बीजेपी नेता ने जिला प्रशासन के किसी अधिकारी को फोन मिला दिया। यहाँ जो है गोपालगंज अस्पताल में आप एक बार आइए और देखिए कि यहाँ कैसे तमाशा मचा हुआ है। हालांकि हरिनारायण सिंह इकलौते व्यक्ति नहीं थे जो अस्पताल के बाहर परेशान नजर आए, क्योंकि वहां मौजूद कई लोगों ने दावा किया कि उनके बीमार परिजनों को सिर्फ इसलिए जाने के लिए कह दिया गया क्योंकि उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। बवाल बढ़ने पर इस मामले की शिकायत गोपालगंज के डीएम से भी कर दी गई, क्योंकि कुछ मरीजों के घर वालों ने आरोप लगाया कि उन्होंने रिश्वत के पूरे पैसे नहीं दिए तो उनके मरीज की अच्छी तरह देखभाल नहीं की गई। मांग रहा है लोग 2000 रुपया, तो हम लोग के पास नहीं है 2000 रुपया, तो 1000 रुपया दिए हैं। उसका बाद बोल रहे हैं लोग कि नहीं सुई का पैसा दीजिए 100 रुपया, तो नहीं है तो नहीं दिलाएगा सुई। नाराज लोगों ने गोपालगंज सदर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर इलाज के लिए अवैध वसूली करने का आरोप लगा दिया। अवैध वसूली, एक आदमी को ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन थिएटर में नार और काट करके बोला कि 1000 रुपया दीजिएगा तब आपकी मरीज बेड पर आएगी।
आरोप लगे कि रिश्वत देने से मना करने पर कुछ मरीजों को भर्ती ही नहीं किया गया। दावा है कि 15 से 20 गर्भवती महिलाओं को लौटा दिया गया। सौ बात की एक बात यह कि सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी क्या अब ऐसे बेशर्म हो चुके हैं कि बच्चा पैदा होने पर बख्शीश ही मांग लेते हैं। गोपालगंज में तो ऐसे ही इल्जाम लग रहे हैं, पैसे नहीं दो, मां की डिलीवरी के बाद बेड नहीं दे रहे। आरोप ऐसे लग रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए मांग रहे थे, 1000 रुपए दिए तो बोले कि टीका लगाने के 100 रुपए अलग से लगेंगे। क्या चल रहा है ये लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं। बच्चा पैदा होने पर बख्शीश मांगने वाले स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। टीका नहीं लगाएंगे का क्या मतलब है? इनके घर से आते हैं टीके क्या? पब्लिक के पैसे से न सिर्फ अस्पताल चल रहा है, इनकी तनख्वाहें भी दी जा रही हैं। इनको अलग से पेमेंट लेनी है तो सरकारी नौकरी क्यों दे रखी है इनको? बच्चा पैदा कर दिया तो इन्होंने कोई एहसान कर दिया पब्लिक पर? इसी काम की तो तनख्वाह लेते हैं ना। अधिकारी लोगों के तो बच्चे पैदा होते नहीं, यहां आम पब्लिक जाती है, लेकिन अधिकारियों को क्या पता भी नहीं चलता कि यह सब होता है वहां पर? जांच हो भी जाएगी तो कौन मानेगा कि ऐसा होता है? पब्लिक ही साबित करती फिरे कि पैसे मांग रहे हैं। कुछ हो जाएगा जच्चा बच्चा को तो कौन जवाब देगा? और वैसे सड़कों पर उतर आते हैं प्रदर्शन करने के लिए कि नौकरी पक्की करो, ये सुविधा दो, वो सुविधा दो। क्यों दें बख्शीश मांगने वालों को पब्लिक के पैसे से सुविधाएं? सारे नहीं मांगते होंगे, लेकिन जो मांगते हैं उनको जानते तो हैं ही। बंद कर दीजिए ना इनकी तनख्वाहें, सीधा मरीजों को पैसे दे दीजिए कि अपना अपना इलाज देख लो बख्शीशें देकर। सौ बात की एक बात, इधर यूपी के बरेली में अवैध तरीके से बनी कई इमारतों को ढहा दिया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में 50 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। अधिकारियों के मुताबिक बुलडोजर चलाने से पहले अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। बिहार के नवादा में एक युवक को सांप ने काट लिया। इसके बाद वो व्यक्ति उसी सांप को डिब्बे में बंद करके अस्पताल पहुंच गए। हालांकि डॉक्टर ने तुरंत उस व्यक्ति को एंटी वेनम का डोज दिया, इससे उनकी जान बच गई। बाद में सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऑटो चालक ने 5 लाख के जेवर और कैश से भरा एक बैग पुलिस को लौटा दिया। पुलिस ने बताया कि उदीप प्रजापति नाम के ड्राइवर के ऑटो में एक महिला गहनों और कैश से भरा बैग भूल गई थी, लेकिन उदीप प्रजापति ने उसे कोतवाली आकर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर गुजरात के अहमदाबाद में कार चला रहे एक नाबालिग ने 3 साल की एक बच्ची को कुचल दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में उस बच्ची की जान बाल बाल बच गई। घटना उस वक्त हुई जब वो बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और तभी अचानक वो कार वहां आई और उस बच्ची को कुचल दिया। इससे पहले वो बच्ची उस गली में खेलती नजर आई। खेलते खेलते वो उस गली के मोड़ तक चली गई। तभी वो कार वहां आई और उस गली में मुड़ते ही उस बच्ची को टक्कर मार दी। वो उसे कुचलते हुए थोड़ी दूर तक चली गई। इसके बाद जब कार रुकी तो वो बच्ची उसके नीचे से निकली और रोते हुए अपने घर की तरफ जाती दिखी। तभी वो कार चला रहा लड़का भी बाहर आ गया। वो उस बच्ची के पास गया और उसे चुप कराने की कोशिश की। इतनी देर में उस बच्ची के परिवार वाले भी वहां आ गए। उन्होंने उस लड़के की जमकर पिटाई कर दी। गनीमत यह रही कि उस बच्ची को ज्यादा चोट नहीं आई। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महज 20 रुपए के लिए एक रेस्टोरेंट में मारपीट हो गई, जिसके बाद भारी हंगामा हो गया। वहां खाना खाने पहुंचे लड़कों के मुताबिक खाने का बिल 520 रुपए हुआ था और जब उन्होंने 500 रुपए देकर वहां से जाने की कोशिश की तो रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और इसी बात पर बवाल हो गया। दावा किया गया कि महज 20 रुपए के लिए अलबेक एक्सप्रेस नाम के उस रेस्टोरेंट के मालिक ने बदतमीजी की। इसके बाद वहां खाना खाने पहुंचे लड़के भड़क गए और उनमें एक ने रेस्टोरेंट के मालिक को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 रुपए न देने पर उन पर हमले की कोशिश की गई। लेबर से बोला कि चाकुआ को निकालो, मारो इन्हें, इस वजह से हम भागे वहां से। जानकारी मिलने पर उन लड़कों के साथ कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी थाने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने उस रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उनकी शिकायत पर रेस्टोरेंट के मालिक को थाने बुलाया गया, लेकिन वहां भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और पुलिस के सामने ही उनके बीच एक बार फिर कहासुनी हो गई। रेस्टोरेंट के मालिक और उन लड़कों के समर्थन में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग बहस करते नजर आए। इस बीच अलबेक रेस्टोरेंट के मालिक ने दावा किया कि पैसों का विवाद सुलझ गया था, लेकिन थप्पड़ मारने पर मामला बिगड़ गया। सीधा मेरे आके एक गाल पे थप्पड़ मारा, फिर हम लोगों ने इनको पकड़ा कि पुलिस में तुम्हें देंगे। बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से कई मकानों में दरारें आ गई, ऐसा आरोप लगा। अलीगढ़ के बनियापाड़ा इलाके में रहने वाले लोगों ने इसके लिए वहां के नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया और यह आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से ही उनके मकानों में दरारें पड़ी। कनेक्शन टूटे हुए हैं यहाँ पर
2-4 सही हो जाते हैं तो 2-4 फिर टूट जाती है, और न पुराने तो पुराने, नयों में भी दरार आ रही है। अलीगढ़ के बनियापाड़े के करीब 50 मकान ऐसे रहे जिनकी दीवारों में दरारें दिखी। वहां के लोगों के मुताबिक उनके इलाके की पानी की पाइपलाइन में लंबे वक्त से हो रही लीकेज की वजह से उनके घरों को नुकसान पहुंचा। कई घरों की तो छत के हिस्से का प्लास्टर ढह गया। इससे उन घरों में रहना खतरनाक हो गया। और इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद नगर निगम ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसी वजह से उस इलाके के लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। इसके बाद उन्होंने इस समस्या के निपटारे के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई और कलेक्टर ने उन्हें यह भरोसा दिया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। नगर निगम को अगर इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो हम उनसे कार्रवाई। हंगामे और कलेक्टर से की गई शिकायत के बाद अलीगढ़ नगर निगम के जल विभाग की एक टीम बनियापाड़ा इलाके में पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक वहां की पाइपलाइनों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि उस इलाके के कई लोगों ने मकानों में पड़ी दरारों की वजह से अपने मकान छोड़ दिए और वो आसपास के इलाके में किराए के मकानों में शिफ्ट हो गए। 100 बात की एक बात यह कि निगम वाले जो नोटिस थमाते रहते हैं मकान वालों को, जब इनकी गलती होती है तो इनको पब्लिक क्यों ना नोटिस थमाए। अलीगढ़ में नगर निगम पर आरोप है कि पानी की पाइपलाइन से ऐसी लीकेज होती रही कि मकानों में दरारें पड़ गई। आरोप है लोगों को घर छोड़ने पड़ गए। तो अगर ऐसा है तो नगर निगम वाले अपने मकान देंगे उनको रहने के लिए? कौन भरेगा पब्लिक का नुकसान? पब्लिक के मकान में कुछ हो तो अवैध बताकर नोटिस लगा देते हो। तो पब्लिक का अगर आपकी वजह से नुकसान होता है तो खुद भी जुर्माना भरो, फिर ठीक करवाओ। वो कोई नहीं देखेगा। किसी अधिकारी के अंडर तो होगी नहीं पाइपलाइन, उन अधिकारी का कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी नौकरी है तो जांच की बात कहकर आगे बढ़ जाएंगे। पब्लिक ऐसा कर सकती है? पब्लिक ऐसा कह सकती है कि जब आप नोटिस लेकर आते हो तो पब्लिक भी कह दे फिर कि ठीक है, जांच करके बताएंगे क्या करना है। जब तक इन अधिकारियों को अपने नुकसान का डर नहीं होगा, इस तरह के मसले कैसे हल हों? सॉरी भी नहीं बोलते ये तो। 100 बात की एक बात। उधर बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के कई लोगों की तबीयत बिगड़ने से सनसनी मच गई। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 15 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहां मधुबनी बाजार के पास रहने वाले उन लोगों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने एक ट्रक से 1500 लीटर अवैध शराब बरामद करने का दावा किया। शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई। पुलिस के मुताबिक शराब की बोतलों को पानी की बोतलों के पीछे छिपाकर रखा गया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा रोकने के लिए राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी। उसने धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा पर रोक लगाए जाने की मांग की। हमने राष्ट्रपति साहब को भी चिट्ठी लिख के मांग की है, तत्काल प्रभाव से वो यात्रा रोकी जानी चाहिए। धीरेन्द्र के द्वारा उधर मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी के एक नेता ने खुद का अपहरण किए जाने की शिकायत देकर सनसनी मचा दी। दिवाकर द्विवेदी नाम के बीजेपी नेता ने दावा किया कि पिस्तौल का डर दिखाकर उन्हें एक जंगल में ले जाया गया और जबरदस्ती एक महिला के साथ उनका वीडियो बनाया गया। उनके मुताबिक इसके बाद उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बीजेपी नेता दिवाकर द्विवेदी एक सुनसान इलाके में जमीन पर बैठे नजर आए। दावा किया गया कि उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। अपना जानित ना कि पैसा ले है। दिवाकर द्विवेदी ने दावा किया कि उनका अपहरण कर उन्हें जंगल में ले जाया गया और वहां पिस्तौल का डर दिखाकर उनके कपड़े उतरवाए गए और एक महिला के साथ उनका वीडियो बनाया गया। और फिर वो लोग 3 लोग लड़के वीडियो बनाने लगे। एक आदमी दूर से पिस्टल हमारे ऊपर नोक किया था। उनके मुताबिक इसी वीडियो को दिखाकर उनसे पैसे मांगे गए। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आ गया जब इससे जुड़ा एक दूसरा वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वो महिला से माफी मांगते नजर आए। बाद में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। क्योंकि जो दूसरा वीडियो सामने आया उसमें बीजेपी नेता दिवाकर द्विवेदी हाथ जोड़कर एक महिला से माफी मांगते नजर आए। अपना किया ना गलत ये बेटी के साथ जवन अपना कह भैया सब नहीं गलत किया मेरे साथ ही। गलत किया। बाद में पुलिस ने महिला समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घटनाक्रम जो है पूरा पुलिस वेरीफाई कर रही है। वेरिफिकेशन के बाद पुलिस आगे बढ़ेगी और इसमें कार्रवाई करेगी। पुलिस बीजेपी नेता के अपहरण और बाद में आए उस वीडियो की भी जांच में जुट गई। दिवाकर द्विवेदी ने दावा किया कि उन्हें एक जमीन के सौदे के नाम पर कार में बैठाया गया था और फिर उनका अपहरण कर लिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्वास्थ्य महकमे में रिश्वतखोरी का आरोप लगने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए। हमीरपुर के एक सामुदायिक केंद्र के फार्मासिस्ट पर आरोप लगा कि इलाज के बदले उन्होंने लोगों से रिश्वत ली और इसीलिए उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई।
कुछ लोग सामुदायिक केंद्र के फार्मासिस्ट को कुछ पैसे देते नजर आए। अरे तो हम तो ये तो फिर ये तो ये ना तो फिर का मतलब है जो ना हिसाब से पूछ कर दे करो। इस मामले के सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने तुरंत उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। आरोप लगा कि वो फार्मासिस्ट सरकारी दवाओं को बेचते थे और इलाज के बदले में लोगों से रिश्वत मांगते थे। बात की एक बात यह कि इलाज के लिए रिश्वत, एम्बुलेंस के लिए रिश्वत, टीका लगाने के लिए रिश्वत, सरकारी मुफ्त दवाओं के लिए भी रिश्वत लग रही है। हमीरपुर में आरोग्य केंद्र के फार्मासिस्ट पर आरोप लगा कि दवाओं को पैसे लेकर ही देते हैं। सरकार दवाएं देती है पब्लिक के लिए, बीच में हर जगह ये लोग बैठे हुए हैं सरकारी पोजीशन लेकर कि लाओ पैसे। ये तो आजकल वीडियो बन जाते हैं तो कहीं कहीं कुछ जांच वांच हो जाती है, लेकिन क्या अधिकारी लोगों को पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है आरोग्य केंद्रों में? नेता लोगों पर सारा टीकरा पोड़ दिया जाता है भ्रष्टाचार का, लेकिन ये जो पब्लिक के खून को हर जगह चूसने वाले सरकारी लोग बैठे हैं, ये तो बदनाम भी नहीं होते। नियम ही ऐसे बना रखे हैं कि कहीं कोई शिकायत हो जाए तब भी जांच की बात कर दी जाती है। पब्लिक अपनी मजबूरी में शिकायत कर नहीं पाती, इनको भी पता है और जांच करने वालों को भी पता है। कोई डर हो नौकरी जाने का तब तो कोई डरे भी। पब्लिक टैक्स दे, उस टैक्स से दवाइयां खरीदी जाए पब्लिक को देने के लिए, और पब्लिक फिर दवाओं को लेने के लिए इन लोगों को फिर इनका टैक्स दे, इधर से भी लो उधर से भी लो, और पीछे फिर भी पब्लिक ही। 100 बात की एक बात। इधर यूपी के गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्तर की एक शूटिंग खिलाड़ी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने खिलाड़ी से मारपीट भी की। एक शूटिंग एथलीट के साथ छेड़छाड़ अभद्रता का प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर प्रस्तुत की गई थी। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद कई इलाकों में उसका जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक उसने कई बार फायरिंग कर अलग अलग इलाकों में दहशत मचा दी थी और उसके खिलाफ कई केस भी दर्ज थे। कोलकाता के ढाकुरिया इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में आग लगने से हड़कंप मच गया। खतरा बढ़ने पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां बुलाई गईं। दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर झारखंड के जमशेदपुर में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कुछ लोगों के बीच हुई मारपीट से हड़कंप मच गया। बताया गया कि किसी पुराने झगड़े को लेकर उनके बीच कहासुनी शुरू हुई। आरोप लगा कि इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठियां चली। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में वहां आगजनी कर दी गई। और आरोप लगा कि मारपीट करने वालों में एक लड़का तो मना करने के बावजूद एक गाड़ी को आग के हवाले करता नजर आया। कुछ सेकंड पहले वो लड़का उस गाड़ी के नजदीक खड़ा दिखा, लेकिन एक परिवार की महिलाओं के चीखते ही वो उस गाड़ी के दूसरी तरफ चला गया। जमशेदपुर के परसुडी थाना इलाके में देखते ही देखते वो गाड़ी आग की धधकती लपटों से घिर गई और ये देखकर वो महिलाएं चीख पड़ी, क्योंकि बताया गया कि उनकी आंखों के सामने उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई। आरोप लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ मारपीट करने वाले लोग उनके घर तक पहुंच गए और उनके घर के सामने खड़ी कई गाड़ियों में आग लगा दी। और इस दौरान उस परिवार की महिलाएं अपने मकान की बालकनी में मौजूद रहीं। पानी चालू करने पर उन लोग। उन्होंने आरोप लगाया कि वो शोर मचाती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। हम लोग का कोई मदद करने नहीं आया। वहां आगजनी की जानकारी मिलने पर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे और वो पुलिसकर्मी आग बुझाते नजर आए। जमशेदपुर के परसुडी थाना इलाके में हुई इस घटना के बाद लोगों के बीच दहशत मच गई और वहां आगजनी के साथ कई गाड़ियों में जमकर हुई तोड़फोड़ की खबर ने इलाके में रहने वाले लोगों को डरा दिया। मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई, क्योंकि बड़ी संख्या में आए उन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर हमला कर दिया। वो डंडे और हॉकी स्टिक से उन पर वार करते दिखाई दिए। आरोप लगा कि इस घटना के बाद मारपीट करने वाले लोगों ने अपने कई साथियों को बुला लिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की गाड़ी पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जमशेदपुर के परसुडी थाना इलाके में हुई इस घटना के बाद वहां कई पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया।
इधर महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का कर्ज माफ करने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक नेशनल हाईवे को पूरी तरह ठप कर दिया गया। रास्ते पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शन की अगुवाई महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी नाम की पार्टी के नेता बच्चू कडू ने की और उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ट्रैक्टर मार्च निकाला। नागपुर में नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहे प्रदर्शनकारियों ने रास्ते पर ही डेरा डाल लिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इसके बाद तो उस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियों के पहिए नेशनल हाईवे पर थम चुके हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक आपको सिर्फ ट्रकों की लंबी कतारें ही नजर आएगी। हाईवे के बंद होने से ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि इस प्रदर्शन की वजह से वो कई घंटों तक जैम में फंसे रहने के लिए मजबूर हो गए। उनके सामने खाने पीने का संकट तक खड़ा हो गया। नेशनल हाईवे 44 पर हालात इस कदर बिगड़ गए कि कुछ ट्रक तो वहां बीती रात से ही रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ पाए और इसीलिए कुछ ट्रक ड्राइवरों ने रास्ते पर ही खाना बनाने का इंतजाम कर लिया। रात से ही ये नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जाम है और कई किलोमीटर तक ट्रकों की इसी तरीके से कतारें लग गई है। ड्राइवर्स इस तरीके से सड़कों पर खाना बना रहे हैं। नागपुर में नेशनल हाईवे 44 पर इकट्ठा हुए कुछ प्रदर्शनकारी तो वहां गद्दे बिछाकर लेट गए। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। उनको याद दिला रहे हैं आंदोलन के माध्यम से कि आप किसानों को जो वायदा किए थे उनका पूरा करें। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो हाईवे के बाद रेलवे ट्रैक भी जाम कर देंगे। सौ बात की एक बात यह कि ये अलग अलग प्रदर्शन तो लोकतंत्र में होंगे ही, लेकिन सड़कें बंद करके जो बाकी लोगों का नुकसान होता है उस पब्लिक की क्या गलती। नागपुर में किसानों ने हाईवे जाम कर दी तो उनकी मांगे कितनी भी जायज हों, लेकिन इसका तो कोई इलाज निकालो कि प्रदर्शन करने की या तो जगह तय कर दो। बिना हाईवे बंद किए सरकारें सुनती क्यों नहीं है? कभी किसी बात पर हाईवे बंद हो जाता है, कभी किसी बात पर बंद हो जाता है और सबको दबाव डालने का फिर यही फॉर्मूला मिल जाता है कि हाईवे बंद कर दो। बाकी पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं है। किसी को जरूरी कहीं जाना हो तो वो भाड़ में जाए। ट्रकों की लाइन लगी हुई है, ये सामान जरूरी नहीं है कहीं जाना। पब्लिक किसके पास जाए? पब्लिक प्रदर्शनकारियों से खुद कैसे डील करे? सरकार उस पब्लिक की भी तो है जिसको उस सड़क से चलना है। वो अपनी किस्मत को रोए बस कि प्रदर्शन चल रहा है, क्या करें? किसी के पास कोई इलाज नहीं है क्या इसका? ना प्रदर्शनकारियों को पब्लिक से कुछ चाहिए होता है और ना पब्लिक को प्रदर्शनकारियों से। ये तो सरकार और उनके बीच का मामला है ना। तो बाकी पब्लिक बीच में बस पिसती रहे, या तो अदालत ही इस पर कुछ करे, नहीं तो ये तो अब हर जगह की प्रॉब्लम बन गई है। कोई तो संकेत देना होगा सरकारों को कि प्रदर्शन का रास्ता पब्लिक के रास्ते से होकर जाएगा तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सौ बात की एक बात, उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में कई नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुलिस ने संविधान की प्रति सौंपकर उनका स्वागत किया। आने वाले समय में भी जो अन्य शेष माओवादी भी इसी राह पर आने का पूरा उम्मीद है और हम आशा करते हैं मतलब जो हिंसात्मक गतिविधि समाप्त हो। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पटाखे चलाने से मना करने पर मारपीट करने के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घटना दिवाली के दिन पिलखुआ थाना क्षेत्र की बताई गई। आरोप लगा कि घर के नजदीक पटाखे जलाने से रोकने पर आरोपियों ने एक परिवार पर हमला कर दिया था। कौन बनेगा करोड़पति शो में पंजाबी गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ के अमिताभ बच्चन के पैर छूने के बाद उन्हें धमकी दी गई। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऑस्ट्रेलिया में 1 नवंबर को होने वाले उनके शो को बंद करवाने की धमकी दी। इधर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बावजूद बारिश न होने पर आईआईटी कानपुर ने इस मुद्दे पर सफाई दी। एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग के दूसरे प्रयास में पूरी तरह सफलता मिलने का दावा किया था और यह कोशिश आईआईटी कानपुर की टीम ने ही की थी। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने दावा किया कि दिल्ली के आसमान में मौजूद बादलों में नमी की मात्रा काफी कम थी, इसलिए बारिश नहीं कराई जा सकी। Around 15%. So with that low moisture content, the possibility of making it rain is very small. एक दिन पहले दिल्ली के कई इलाकों में सेस्ना प्लेन के जरिए बादलों में केमिकल का छिड़काव किया गया था। उम्मीद जताई गई थी कि इससे दिल्ली में बारिश हो जाएगी। और आईआईटी कानपुर की तरफ से यह बयान जारी होते ही आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने मनजिंदर सिंह सिरसा पर हमला बोला और सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि कई एक्सपर्ट पहले ही ये साफ कर चुके थे कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की जरूरत नहीं है,
इसके बावजूद दिल्ली की बीजेपी सरकार ने क्लाउड सीडिंग की कोशिश की। उनके मुताबिक ये सलाह केंद्र सरकार से जुड़ी संस्थाओं ने दी थी। क्लाउड सीडिंग के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं वो लोगों के लिए हानिकारक हैं, उससे लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। उन्होंने तो ये आरोप भी लगाया कि इस क्लाउड सीडिंग के लिए जनता के पैसों से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि इसका परिणाम वो नहीं आया जिसका दावा किया जा रहा था। हालांकि दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिर एक बार यह दावा किया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल सफल रहा। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप भी लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपने प्रचार पर पैसा बर्बाद किया था, जबकि उनके मुताबिक दिल्ली की मौजूदा सरकार ने क्लाउड सीडिंग का ट्रायल कराया जो कि सफल रहा। उन्होंने दावा किया कि एक ट्रायल पर करीब 20 से 25 लाख रुपए खर्च हुए। एक ट्रायल में 20 से 25 लाख रुपए खर्चा आता है और ऐसी 10 ट्रायल लगभग की जाएंगी। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये तो ऐसी सरकार जिनकी आप बात करते हैं वो खाली ऑड इवन में 20 करोड़ रुपए खर्च कर देते थे। इस सब के बीच दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में खास गिरावट नहीं आई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके के साथ ही एम्स समेत कई और जगहों पर प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना रहा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की चादर छाई रही। गाजा में सीज फायर लागू होने के बाद भी बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। इजराइल की सेना ने वहां अलग अलग इलाकों में बारूद की बारिश कर दी। इन हमलों में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर आई। करीब 20 दिन पहले इजराइल और हमास के बीच 2 साल से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए समझौता हुआ था, लेकिन युद्ध विराम के बावजूद इजराइल की फौज ने गाजा में भीषण हवाई हमले कर वहां दहशत फैला दी। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस समेत कई इलाकों में पूरी रात धमाकों की आवाजें सुनी गईं। लगातार हो रहे विस्फोटों की वजह से वहां लोग डर के मारे सहम गए। इन हमलों के बाद गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल पर सीज फायर समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया और दावा किया कि खौफनाक बमबारी में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। मरने वालों में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल बताई गईं। हवाई हमलों में बुरी तरह घायल हुए लोगों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने तो इलाज के दौरान भी दम तोड़ दिया। और इसके बाद तो उनके परिवार वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इजराइल के हमलों में मारे गए लोगों के शव गाजा शहर के अस्पताल में लाए गए। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां एम्बुलेंस में रखे अपने परिजनों का शव देखने के बाद तो एक व्यक्ति ने आपा ही खो दिया। अस्पताल परिसर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम नजर आईं, क्योंकि महज कुछ ही घंटों के अंदर हुए हमलों के दौरान गाजा में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद हमास और इजराइल युद्ध रोकने के लिए राजी हुए थे। इसी के बाद 10 अक्टूबर को गाजा में सीज फायर लागू हुआ। हालांकि युद्ध विराम के बाद लेकिन इसी बीच हल्की फुल्की झड़पें होती रहीं। लेकिन इसी बीच इजराइल ने इतनी तगड़ी एयर स्ट्राइक कर दी कि गाजा के लोग दहल उठे। दावा है कि 20 दिन पहले लागू हुए सीज फायर समझौते के बाद यह गाजा में सबसे बड़ा हमला किया गया। इजराइल ने इसके लिए हमास को ही जिम्मेदार बताया, क्योंकि इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में युद्ध विराम के बावजूद हमास के लड़ाकों ने गाजा में मौजूद इजराइल के सैनिकों पर हमला किया था। यानी इजराइल के मुताबिक हमास ने सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं किया। दावा किया गया कि इसीलिए इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर गाजा में घुसकर कहर बरपा दिया। हालांकि हमास ने सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने के आरोपों को खारिज कर दिया। उसने इजराइल पर जानबूझकर तनाव बढ़ाने और बेगुनाह फिलिस्तीनियों पर हमले करने के आरोप लगाए। गाजा में टकराव बढ़ता देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हमास को जड़ से मिटा देने की धमकी दे डाली। गाजा में युद्ध विराम का जो समझौता हुआ उसमें ट्रंप की भूमिका काफी अहम रही, लेकिन समझौते के 20 दिन बाद ही वहां दोबारा जंग के हालात बनते देख ट्रंप आग बबूला हो गए। उनका गुस्सा हमास पर फूटा। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हमास अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने दो टूक कह दिया कि सीज फायर का उल्लंघन होने पर इजराइल को पूरा अधिकार है कि वो हमास के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करे। इधर आईसीसी की वनडे इंटरनेशनलों की रैंकिंग में रोहित शर्मा पहली बार नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। आईसीसी ने वनडे इंटरनेशनलों के लिए बल्लेबाजों की जो रैंकिंग जारी की उसमें रोहित शर्मा टॉप पर पहुंच गए। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 अर्धशतक बनाने की वजह से रैंकिंग में फायदा मिला। ये पहली बार है जब रोहित शर्मा ओडीआई में नंबर 1 बल्लेबाज बने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। बारिश शुरू होने से पहले भारतीय टीम ने 9 ओवर और 4 गेंदों में 1 विकेट खोकर 97 रन बना लिए थे। उधर अफगानिस्तान से तनाव खत्म करने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर अपनी झुंझलाहट निकाली।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर पिछले कई महीनों से रिश्ते खराब हैं। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति समझौते की भी कोशिश की गई, लेकिन वो बेनतीजा रही थी। और इस शांति समझौते के फेल होने पर पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। अफगानिस्तान के साथ उसका तनाव खत्म नहीं हुआ तो उसने इसका ठीकरा भारत पर फोड़ दिया। इंडिया जो है वो काबुल के जरिए एक प्रॉक्सी जंग जो है उसने शुरू की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान दावा करता रहा है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान की धरती से उसकी सेना और सुरक्षा बल के जवानों पर हमले करते हैं। इसी मुद्दे पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। इधर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में ड्रग्स तस्करों पर हुई छापेमारी के दौरान मुठभेड़ होने से 80 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ड्रग्स तस्करी करने वाले एक बड़े गैंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान पुलिस और उस गैंग में शामिल बदमाशों के बीच फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 80 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी एक मकान के पीछे छिपकर गोली चलाते नजर आए। दूसरी तरफ से बदमाशों ने भी उन पर गोलियां चलाईं। दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका गूंज उठा। काफी देर तक वहां गोलियों की आवाजें आती रहीं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वहां ड्रग्स की तस्करी करने वाला एक बड़ा गैंग छिपा है। दावा किया गया कि इसके बाद रियो डी जेनेरो में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया और छापेमारी के लिए 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिसकर्मियों ने हेलीकॉप्टर से भी उन बदमाशों पर फायरिंग की। ब्राजील की पुलिस ने दावा किया इसके बाद बदमाशों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी और फिर कई घंटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। दावा किया गया कि पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों की भी जान चली गई। ब्राजील की पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत 80 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन बदमाशों के पास 75 से ज्यादा राइफलें मिली। साथ ही बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए गए। उधर गोवा में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी को पकड़ने का दावा किया गया। एनसीबी ने दाऊद इब्राहिम के करीबी दानिश चिकना को गोवा से गिरफ्तार करने का दावा किया। दानिश चिकना पर आरोप है कि वो भारत में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स का कारोबार संभालता था। एनसीबी को लंबे समय से उसकी तलाश थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में धामपुर चीनी मिल में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने चीनी मिल के दफ्तरों और रिकॉर्ड रूम की जांच की। इस दौरान वहां चीनी मिल के कर्मचारियों के अंदर जाने पर रोक लगी रही। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में एक लड़की ने आरोप लगाया कि कुछ लड़कों ने पहले उसे कार से अगवा किया, फिर उसका गैंगरेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। हमने 3-4 लड़कों के खिलाफ और 10 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसमें हमने आरोपी को, उसकी गाड़ी को भी आइडेंटिफाई किया। इधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधि नाम की एक महिला को सुपारी देकर अपने जीजा की हत्या करवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस महिला के साथ पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 और लोगों को भी धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक शादी से पहले महिला के अपने जीजा से संबंध थे और उस महिला ने आरोप लगाया कि सृजन साहू नाम के उनके जीजा पुराने वीडियो और तस्वीरों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, जबकि वो किसी भी कीमत पर उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से उस महिला ने अपने जीजा की हत्या की साजिश रची थी। शादी हो गई थी और ये चाह रही थी कि अब इससे पीछा छूट जाए और जब उसको ये जो तरीका इसने अपनाया तो 20 से 25 दिन पहले साजिश करके इसने पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में उस महिला ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर हत्या का पूरा प्लान बनाया था और पुलिस ने दावा किया कि अपने जीजा की हत्या करने की साजिश में उस महिला ने 2 लोगों को शामिल किया था। उनमें एक आरोपी नाबालिग बताया गया। पुलिस के मुताबिक उस महिला ने दोनों लड़कों को हत्या के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी थी और साजिश के तहत उस महिला ने भाई दूज के दिन जीजा के साथ घूमने का प्लान बनाया था। पुलिस के मुताबिक 23 अक्टूबर को वो महिला अपने जीजा के साथ कार से घूमने के लिए निकली थी। दावा किया गया कि कार में महिला ने साथियों के साथ मिलकर अपने जीजा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उन लोगों ने शव को जंगल में फेंक दिया था। घूमने के प्लान के बहाने उसको ड्राइविंग सीट पर बैठाकर जो चाकू 10 से 15 दिन पहले खरीदे गए थे उनके द्वारा लगातार मल्टीपल स्टेबिंग हुई है। हालांकि बाद में पुलिस ने जंगल से शव को बरामद कर लिया। हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला और उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। उधर राजस्थान में धौलपुर के नजदीक सरसों के तेल से भरे एक टैंकर के पलटने के बाद वहां तेल की लूट मच गई। बताया गया सरसों तेल से भरा वो टैंकर मध्य प्रदेश के मुरैना से राजस्थान के अलवर के लिए निकला था, लेकिन राजस्थान के धौलपुर के पास वो हादसे का शिकार हो गया। ट्रक के पलटते ही उसमें मौजूद सरसों का तेल सड़क पर बहने लगा और लोगों ने उस तेल को लूटना शुरू कर दिया। कितना तेल है? थोड़ा सा ये है। थोड़ा, अच्छा। अरे पानी भी है साथ में? पानी भी है सब मिक्स में। वो टैंकर जहां पलटा वहां पानी भरा हुआ था।
इसी वजह से लोगों ने पानी की सतह पर गमछे और चादर फैलाई ताकि वो तेल सोख लें और फिर उससे तेल अलग अलग बर्तनों में निचोड़ा। गाड़ी भर ली है भैया, पूरी गाड़ी भर ली। रात में हुए इस हादसे के बाद सुबह तक लोग वहां तेल लूटते दिखे। हालांकि पुलिस ने क्रेन की मदद से उस ट्रक को गड्ढे से निकाल लिया, लेकिन लोग उसमें मौजूद तेल बर्तनों में भर भर कर अपने साथ ले गए। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में जमीन के झगड़े में दो पक्षों में मारपीट हो गई। उन्होंने बीच सड़क पर एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। जानकारी के मुताबिक उन लोगों के बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था और उसी झगड़े की वजह से उनके बीच हाथापाई हो गई। इससे पहले उनके बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। उन्होंने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान उनके साथ मौजूद एक महिला ने बीच बचाव भी किया, लेकिन उन्हें धक्का मारकर दूर हटा दिया गया। इसके बाद वो लड़ते लड़ते एक दुकान के सामने पहुंच गए। उन्होंने वहां रखी टेबल कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। ये देखकर वो महिला दोबारा वहां आई, लेकिन इस बार धक्का लगने से वो जमीन पर गिर गई। इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उधर पंजाब के आनंदपुर साहिब में आम आदमी पार्टी के एक नेता पर फायरिंग कर दी गई। पंजाब के आनंदपुर साहिब में नितिन नंदा नाम के एक आम आदमी पार्टी के नेता पर फायरिंग कर दी गई। गोलीबारी का आरोप चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी और उनके साथियों पर लगा। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़का एक झूले में फंस गया। हालांकि लोगों की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया के बुसान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप ने दावा किया कि चीन के साथ अमेरिका की अच्छी डील होने जा रही है। We're going to have a deal. I think it'll be a good deal for both. It's better than fighting and going through all sorts of problems. उधर कनाडा में दर्शन सिंह नाम के पंजाबी कारोबारी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली। बाकायदा सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट डाली गई। उसमें दावा किया गया कि कारोबारी दर्शन सिंह नशे का कारोबार करते थे और उन्होंने लॉरेंस गैंग को पैसा देने से इनकार कर दिया था और उसी वजह से उनकी कनाडा के एबट्सफोर्ड शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 27 अक्टूबर की सुबह कारोबारी दर्शन सिंह एक इमारत से निकलकर कार में बैठते नजर आए। तभी वहां खड़ी एक कार से निकलकर एक आदमी दौड़ते हुए उनकी कार के पास पहुंच गया। उसने पिस्तौल निकाली और फिर उन्हें गोली मारकर भाग निकला। इसके बाद सोशल मीडिया पर गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के नाम से एक पोस्ट डाली गई। उसमें दावा किया गया कि दर्शन सिंह नशे का कारोबार करते थे और उन्होंने लॉरेंस गैंग को पैसा देने से मना कर दिया था। और इस सब के बीच कनाडा में चन्नी नट्टन नाम के पंजाबी गायक के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली गई। सूत्रों ने दावा किया कि लॉरेंस गैंग की कमान अब गोल्डी ढिल्लों के हाथों में है और सूत्रों के मुताबिक उसी ने लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कनाडा में पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर गोलियां चलवाईं। बाद में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के नाम से एक पोस्ट डालकर हमले की जिम्मेदारी ली गई। उसमें पंजाबी गायक चन्नी नट्टन की गायक सरदार खैरा के साथ बढ़ती नजदीकियों को फायरिंग की वजह बताया गया। इसके अलावा उस पोस्ट में गायक सरदार खैरा के साथ काम करने वालों को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। इधर डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने के बाद डिपोर्ट किए गए हरियाणा के करनाल के रजत ने रास्ते के कई वीडियो साझा किए। उन वीडियो में वो और उनके साथ कई और लोग अवैध रूप से अमेरिका जाते दिखे। रजत समेत कई लोगों को अमेरिकी सरकार ने 2 दिन पहले डिपोर्ट कर दिया था। और इसके बाद रजत ने जो वीडियो साझा किए उनमें वो डंकी रूट दिखा जिससे वो अमेरिका तक पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि 26 मई को भारत से अमेरिका के लिए वो निकले थे। इस दौरान उन्हें और उनके ग्रुप को कई बार सुनसान जगहों पर घंटों पैदल चलवाया गया। एक खेत में तो बाकायदा उन लोगों के लिए रास्ता बनाया गया था। वो देखी जाओ रास्ता चेक करो एक बार तुम। ये लकड़ा ब्रिज लाया पूरा प्रॉपर। रजत के मुताबिक इस डंकी रूट से अमेरिका तक पहुंचने में उनके करीब 45 लाख रुपए खर्च हो गए। और उन्हें इस डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने में जो परेशानी झेलनी पड़ी वो अलग। उनके मुताबिक उन्हें अमेरिका तक ले जाने के लिए कई अलग अलग जगहों से उन्हें लेकर गए और कई जगहों पर घंटों तक रोककर भी रखा गया ताकि वो किसी की नजर में ना आए। रजत और उनके ग्रुप के लोग एक नाव में सवार दिखे। उस छोटी सी नाव में कई लोग बैठे दिखाई दिए। कई लोग तो छिपकर बैठे दिखे तो कई किनारों पर खड़े नजर आए। इसके अलावा उन लोगों को घंटों तक कई जगहों पर इंतजार भी कराया गया ताकि कोई उन्हें देख न पाए। रजत के मुताबिक उन्हें हर वक्त चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि उनकी ये कोशिश ज्यादा दिन तक काम नहीं आ सकी क्योंकि अमेरिकी सरकार ने रजत समेत करीब 50 भारतीयों को 2 दिन पहले डिपोर्ट कर दिया। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारकर कोहराम मचा दिया।
उस ट्रक की चपेट में आने से उन गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। वहां भीषण टक्कर की आवाज सुनकर सड़क पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उस ट्रक ने यू टर्न ले रहे एक मिक्सर ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे वो ब्रिज के नीचे खड़ी गाड़ियों पर पलट गया। टक्कर होने पर आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए। डरा देने वाला हादसा पुणे के नवले ब्रिज के पास हुआ। इस हादसे में उन गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। इसके अलावा 2 लोग घायल हो गए। बाद में क्रेन की मदद से उन वाहनों को खड़ा किया गया। खबर मिलते ही पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उधर हरियाणा के करनाल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक म्यूजिक कंपनी के दफ्तर पर बाइक सवार कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने कंपनी के ऑफिस पर 50 से ज्यादा गोलियां चलाई और फिर वहां से भाग निकले। लेकिन फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक बदमाश 2 बाइक पर आए थे और उन्होंने सुबह करीब 5 बजे म्यूजिक कंपनी के दफ्तर पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां लगने से बिल्डिंग की दीवारों में छेद हो गए, जबकि शीशे चकनाचूर हो गए। इसका पता चलने के बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंचकर जांच में जुट गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि अल्पा सिटी में एक कंपनी का ऑफिस है, वहां पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की है। इस घटना के बाद दीपक नांदल नाम के गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के कई सदस्यों के मारे जाने की खबर सामने आई। पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने बलूचिस्तान प्रांत में BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के ठिकाने पर हवाई हमला कर दिया। हमले में BLA के 14 सदस्यों के मारे जाने की खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक क्वेटा के पास चिल्तान की पहाड़ियों में की गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर राम मंदिर में ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और वो राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में PhD इंटर्नशिप में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन लोगों ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कुलपति से मिलने की मांग की। लेकिन हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार कर दी। इसके बावजूद NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। उन लोगों ने PhD इंटर्नशिप की दोबारा परीक्षा लेने की मांग की। बीजेपी नेताओं के जिंदाबाद लगाते हैं, उनको पास किया गया। कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर और ज्यादा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। हालांकि पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक मरा हुआ तेंदुआ मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने लोगों से अपील की कि वो रात के वक्त जंगल में न जाएं, क्योंकि जंगल में मरा हुआ तेंदुआ मिला। वन विभाग की टीम ने उसके शव को तुरंत कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन विभाग की टीम के मुताबिक उस तेंदुए की उम्र करीब 5 साल थी। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि आखिर उस तेंदुए की मौत कैसे हुई, लेकिन जंगल में उस तेंदुए का शव मिलने से लोग खौफ से भर गए। ऐसे में वन विभाग की टीम ने लोगों से अपील की कि वो जंगल में अकेले न जाएं और अगर उन्हें जंगल में कोई शिकारी दिखाई दे तो वो इसकी जानकारी तुरंत वन विभाग को दें। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में मामूली बात पर एक स्कूल के एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। बताया गया कुछ दिन पहले उस छात्र की अपने साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे से बहस हो गई थी। आरोप लगा उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला करवाया। इससे वो बुरी तरह घायल हो गया और चाकू लगने के बाद आनन फानन में उस छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डरा देने वाला मामला रतलाम के शास्त्री नगर इलाके का रहा। छात्र ने आरोप लगाया कि स्कूल से लौटने के दौरान कुछ लड़कों ने उसे बुलाया और उस पर हमला करके फरार हो गए। उसके बाद में फिर इन्होंने चाकू निकाला और वहां मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और उसके परिजनों को जानकारी दी। खबर मिलने पर पुलिस ने उस छात्र का बयान लिया और उसके आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी।